जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। जैसे कि हमारे चैनल का जो नाम था पहले तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी इस चैनल का नाम है एक्यूरेसी आईएएस। तो एक्यूरेसी का मीनिंग आप सबको पता होगा कि आपका कितना एक्यूरेट आता है या कितना आपका करेक्ट आता है। तो एग्जाम में जिसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, जिसका एक्यूरेसी कम होता है वो एग्जाम से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी आईएएस नाम है और ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ये ब्लू कलर और रेड कलर का ये हमारा लोगो है। तो आज हम परम्यूटेशन का ही लेक्चर 3 देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 3 है परम्यूटेशन के ऊपर। और उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है, अभी हम फॉर्मूला बेस्ड परम्यूटेशन की तरफ जाने वाले हैं। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है उसका नाम है फैक्टोरियल। ठीक है, आज हम वो देखने वाले हैं और प्लस परम्यूटेशन के कुछ एक दो टाइप हम देखने वाले हैं। तो फैक्टोरियल का सबसे पहला तो ये है कि फैक्टोरियल आप कैसे लिखते हो। तो फैक्टोरियल को पहले तो समझो कि ये एक प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है। और क्या है? ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। कहाँ से? 1 से लेके n तक। सो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से चालू होते हैं? 1 2 3 ऐसे n तक नेचुरल नंबर चालू हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर में हम केवल कौन से नंबर कंसिडर कर रहे हैं? पॉजिटिव वाले नंबर कंसिडर कर रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, हम उसको बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे आपने n तक मल्टीप्लाई किया। तो इसका जो है ना ये पूरा इक्वेशन है या जो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मतलब n के सामने एक ऐसी लाइन खींचनी है, उसके नीचे डॉट लिखना है। तो ये जो आप निकाल रहे हो ना, ये जो आपका सिंबल है, ये आपका हो गया फैक्टोरियल का सिंबल हो गया। ठीक है, तो जहां पे भी ये सिंबल आएगा अभी यहां से आगे, तो इसका मतलब है उसका आपको फैक्टोरियल दिया है। तो वहां पे क्या होंगे? नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे। तो n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे ये जो आपका सिंबल है n, सामने एक डॉट है, इसको आप कैसे रीड करोगे? फैक्टोरियल n या फिर n फैक्टोरियल। ठीक है, आप पहले फैक्टोरियल भी पढ़ सकते हो या पहले n को भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको याद रखना है इस सिंबल का मीनिंग है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है आपको? ठीक है, ये बस सिंबल याद रखना है। अभी हम फैक्टोरियल को है ना बेसिक से समझेंगे। अगर आपको कोई 1 फैक्टोरियल देता है, तो 1 फैक्टोरियल मतलब क्या? 1 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेना है। 1 तक के नेचुरल नंबर कौन है? केवल 1 है। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये आपको याद रखना है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब मुझे बता 2 फैक्टोरियल है, मतलब आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। कहाँ तक का? कितने नेचुरल नंबर का? 1 से लेके 2 तक के, मतलब 1 से चालू करोगे और 2 तक पहुंचोगे। तो ये आपका 2 फैक्टोरियल के लिए आपने 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, इज इक्वल टू आपका 2 फैक्टोरियल आ जाता है। अब मुझे बताओ, आप एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आना है? 2 आना है। 3 फैक्टोरियल क्या होगा? आपको 3 तक के नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आया? 6 आया। 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? 4 तक के नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखो फैक्टोरियल का मीनिंग ही वो है कि नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी नंबर दिया जाएगा, जैसे 4 दे दिया, तो 4 तक के नेचुरल नंबर को लेना है आपको। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ गया? 24 आ गया। वैसे 5 फैक्टोरियल का 1 2 3 4 5 इनका मल्टीप्लीकेशन करो 120 आ गया। 6 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 इनका मल्टीप्लीकेशन करो 720। ये फैक्टोरियल है ना, हमें परमुटेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होने वाला है। ठीक है, लेकिन हम फैक्टोरियल को डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर हो और आपका फैक्टोरियल पे हाथ बैठा हो। क्योंकि आप परमुटेशन का प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे और आपको फैक्टोरियल ही नहीं आता है तो आप आंसर गलत कर दोगे। ठीक है, 7 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये 5040 आता है। 8 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखोगे तो ये 40320 आ रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन आप चाहिए तो क्रॉस चेक कर लेना खुद करके। 9 फैक्टोरियल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा बस बताने का ये मतलब है आपको कि जो जिस नंबर का फैक्टोरियल दिया उसको 1 से लेके 9 तक, या मतलब वहां तक उसको मल्टीप्लाई करना है। 10 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया आपका आंसर सामने। तो अब देखो 10 फैक्ट, अभी मैं जनरली इस तरीके से यूज करता हूँ फैक्टोरियल को सॉल्व करते हुए। देखो यहाँ तो हमने 1 से चालू करके उस नंबर तक मल्टीप्लाई किया ना, तो हम जनरली क्या करेंगे, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम उसको उल्टा लिखेंगे। 10 फैक्टोरियल है ना, तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर लेने, तो मैं उल्टे नंबर लूंगा।
क्योंकि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि ये क्या होता है, हमें आगे कुछ जगह पे ना कुछ चीजों को कैंसिल करना होता है। तो कैंसिल मतलब कुछ चीजें डिवीजन में होती है तो उनको कैंसिल करना होता है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे ना तो ये आपको ज्यादा आसानी से आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। तो फैक्टोरियल आप वन से आप n तक मल्टीप्लाई करते हो जनरली, n फैक्टोरियल के लिए। लेकिन हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो हम पहले n को लिख लेंगे, हम n से उल्टा जाएंगे 1 तक, ठीक है। तो हम फैक्टोरियल को उल्टा लिखेंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। क्योंकि हर बार हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ता है सारा का सारा, कुछ चीजें कॉमन होती है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो बस आप याद रखना कि हम इसको रिवर्स वे में लिखेंगे, ठीक है, रिवर्स वे में लिखेंगे हम। अब मुझे बताओ, जो यहां से अभी मैं समझने के लिए हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ये 10 मैंने एज इट इज लिखा। अब ये जो है 9 से लेके 1 तक, ये क्या था आपका 9 फैक्टोरियल था। तो आप 10 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू 10-1। मतलब इसको आप कैसे समझ लो, अगर n फैक्टोरियल दिया है तो n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, n-1 फैक्टोरियल। ऐसे आप एक एक से वो नंबर कम होता जाता है। देखो पहला नंबर 10 है, दूसरा क्या 9 है, मतलब एक से नंबर कम हो गया अगला। फिर अगला नंबर 8 है, वो भी एक से कम हो गया। फिर अगला नंबर 7 है, वो एक से कम हो गया। फिर 6 है, एक से कम हो गया। तो आप इस तरीके से भी जनरल फॉर्म में उसको लिख सकते हो, ठीक है। और हम ये जो जनरल फॉर्म बनेगा या ये जो बनेगा ना, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो 5 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सेम ऐसे। फिर 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इन जनरल लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल लिखोगे। अब देखो ये n-1 फैक्टोरियल था, तो इसको हमने n-1 और उससे एक माइनस किया तो n-2 फैक्टोरियल। अब ये n-2 फैक्टोरियल, इसको हम कैसे लिखेंगे, n-2 n-3 फैक्टोरियल। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसका जनरलाइजेशन लिख दिया है। और मेन चीज देखो ये है, कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, हमें 0 फैक्टोरियल आएगा कैलकुलेशन में। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये रूल है, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक का रूल होता है, तो ये इस टॉपिक का रूल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। नहीं तो आप 0 को 0 ले लोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल में। और मेन चीज क्या है कि निगेटिव नंबर का हम फैक्टोरियल डिफाइन नहीं करते हैं। देखो हम पॉजिटिव नंबर्स का ही लेंगे इसमें। तो कहीं पे भी अगर आंसर निगेटिव नंबर आता है तो आपका वो आंसर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप याद रखना कि फैक्टोरियल केवल हम पॉजिटिव नंबर का लेते हैं और निगेटिव नंबर का नहीं लेते, और 0 फैक्टोरियल 1 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए हैं 5, और ये सारा एनसीईआरटी के अंदर का ही है, ठीक है। तो 5, और ये 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 5 4 3 2 1, तो आपका आ गया 120। 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिखोगे, 7 से लेके 1 तक लिखोगे, 7 6 5 4 3 2 1, तो ये आपका आ गया कैलकुलेशन करने के बाद 5040। 8 फैक्टोरियल को भी ऐसे उल्टा लिखोगे आप, ठीक है। तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। देखो जहां पे डायरेक्ट फैक्टोरियल दिया आप आंसर निकाल लोगे, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि उसमें आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। लेकिन आप ये देख लेना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया है, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल दिया है। अब जिनको मैथ नहीं आता है वो क्या करेंगे, 7 माइनस 5 क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल एज इट इज। ये आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है इसको, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ऐसा है कि वो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है 1 से लेके 7 तक, आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना। अब मुझे बताओ मैं 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा। और ये दूसरा 5 फैक्टोरियल एज इट इज मैंने यहाँ लिखा। अब ये दोनों में से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकालता हूँ बाहर, तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6, ये -1 बचेगा इसका इधर वाले का, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये 42 हो गया, ये -1, तो ये अंदर हो गया 41। 5 फैक्टोरियल इंटू 41, और फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल का 5 4 3 2 1, मल्टीप्लीकेशन में ये नंबर सारे, और इनको मल्टीप्लाई करोगे 41 से, तो ये इनका हो गया 120 या 41 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4920 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहिए तो देखो, आप चाहिए तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल है। मतलब पहले तो इधर लिखो 7 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन 7 फैक्टोरियल के लिए, -5 फैक्टोरियल का लिखोगे सबका मल्टीप्लीकेशन। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल दिया है, आप इसको सेम तरीके से इसको सॉल्व करना जैसे ऊपर करके दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आपको एग्जाम में से दिया अगर कोई, ये तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं हमारे प्रैक्टिस के लिए,
अब मुझे बताओ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ऐसे डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल आएगा क्या? मैंने आपको ही बोला है ये नॉर्मल मैथ की तरह आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ नंबर मल्टीप्लीकेशन तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो आप बस इसको क्रॉस चेक करना है। तो हमें क्या दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल दिया गया। हम उसका सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 फैक्टोरियल है और ये 4 फैक्टोरियल का मैंने सॉल्व किया, तो ये आंसर आ जाता है ये 321 और ये 4321। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन 624 आ गया, 28 आ गया। अब राइट हैंड साइड का कर लो 7 फैक्टोरियल का, 7 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 5040। अब देखो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम नहीं है, तो ये गलत है। तो आपको फैक्टोरियल में है ना, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया, और ऐसा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि जब हमें परमुटेशन फॉर्मूला बेस करना है तब आपका फैक्टोरियल पे आपका हैंड अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका एक्यूरेट क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल दिया है, इसका कैलकुलेशन करो बोला है। तो 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो आप? देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटा फैक्टोरियल है ना, 6 फैक्टोरियल है छोटा, हम सबको 6 फैक्टोरियल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे? 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। जो आगे का 6 से लेके 1 तक मल्टीप्लिकेशन हमने वो पूरा नहीं किया, हमने बस फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, फिर जो 6 फैक्टोरियल दिया माइनस में वो एज इट इज। फिर 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखोगे आप। ठीक है, इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, और ये फिर जो बचा है यहाँ पे 987 बचा है, माइनस 1 बचेगा, 87 बचेगा। ये 504 माइनस 1 56, 56 को ऐड करोगे 560, ये माइनस 1, ये हो गया 559 हो गया। बाहर 6 फैक्टोरियल एज इट इज मैंने छोड़ा था। अब मैंने ये 6 फैक्टोरियल को यहाँ डिटेल में किया है। ठीक है, क्योंकि हर बार मुझे इतना मल्टीप्लीकेशन सब में करना टाइम वेस्ट होता मेरा। तो 654321 है और ये 559 से है, 720559, ये आ गया आपका 402480। मैं अभी भी बता रहा हूं, ये डायरेक्ट फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी में। ठीक है, फैक्टोरियल के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है यूपीएससी में। हमें फैक्टोरियल कहाँ पे यूज करना है? परमुटेशन में यूज करना है। इसके लिए मैंने आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, और फैक्टोरियल का मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि अगर फैक्टोरियल में आप थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेक्ट कर पाते हो तो आपका फैक्टोरियल का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपका क्या होगा, परमुटेशन में आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका फैक्टोरियल का क्लैरिटी अच्छा खासा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल दिया है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या इसका 7/5 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो देखो मैं ऊपर वाले 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। नीचे का 5 फैक्टोरियल मैं एज इट इज रख रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो छोटा फैक्टोरियल है दोनों में, वो बड़े फैक्टोरियल को उस फैक्टोरियल तक लाके लिख रहा हूँ। ठीक है, हर बार। तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 6 बचा, ये आ गया आपका 42। तो देखो हमें परमुटेशन के फॉर्मूला में हमको ये चीजें करनी पड़ती है। परमुटेशन के फॉर्मूला में हमें 2 फैक्टोरियल मिलेंगे, एक बड़ा फैक्टोरियल मिलेगा, एक छोटा फैक्टोरियल मिलेगा। तो हमें क्या करना है, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के टर्म्स में लाके रखना है। अभी आप यहाँ पे जो प्रोसेस देख रहे हो ना, ये वाली, यही प्रोसेस मैं रिपीट करने वाला हूँ परमुटेशन के प्रॉब्लम्स में भी, और वही प्रोसेस हमारी रिपीट होगी कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स में भी। ठीक है, क्योंकि वहां पे फैक्टोरियल यूज होता है उन दोनों फॉर्मूला में। तो आप हमेशा याद रखो कि हमें बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है, ताकि ये ऐसा कॉमन जो होता है ना पार्ट, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, या उसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा, या तो आप करोगे डिटेल में तो और टाइम वेस्ट होगा। अब देखो यहाँ दिया 12 फैक्टोरियल, नीचे 10 और ये 2 फैक्टोरियल। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे मेरे पास 10 भी है 2 भी है, तो मैं क्या करूंगा, जो 12 है ना, 12 को ऐसे लिखूंगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो मुझे इसमें 10 फैक्टोरियल मिल गया, नीचे 10 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं। तो 2 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 1। ऊपर 12 है, देखो 2 1 2 और ये 6 हो जाएगा, तो सिंपली हो गया 6 इंटू 11 66 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हमें जितना हम कैंसिल कर सकते हैं प्रॉब्लम में, उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, ये ऊपर वाले जैसा ही है, 8 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है। तो 8 को ऐसे लिख सकते हो 8 7 और 6 फैक्टोरियल, और ये नीचे 6 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया, और ये 2 से इसको आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, ऊपर 11 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ, ऊपर 11 है, 8 है, 7 है और 13 है। अब मुझे बताओ 13 11 से बड़ा है ना, तो मैं 13 को एक्सपांड करूंगा। तो 13 को एक्सपांड किया तो 13 12 और 11 आ गया। अब 8 7 से बड़ा है, तो मैं केवल 8 को एक्सपांड करूंगा, 8 इंटू 7। तो इसका 11 फैक्टर इसके 11 फैक्टर में कैंसिल हो गया, इसका 7 फैक्टर इसके 7 फैक्टर में कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 8, नीचे बचा आपका 13 और 12 बचा।
तो यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ऊपर आ जाएगा ये 2, ये नीचे आ गया 3, तो ऊपर 2 39 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली मैंने आप यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूं, ये प्रॉब्लम डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन इससे आपका फैक्टोरियल का कंसेप्ट पे हाथ बैठ जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको परमुटेशन के प्रॉब्लम में आपसे गलती होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऊपर दिया है n फैक्टोरियल, नीचे दिया r फैक्टोरियल माइनस ब्रैकेट में दिया n माइनस r फैक्टोरियल। देखो ये फॉर्मूला हमें आगे यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये हमारा अगले कॉम्बिनेशन के पार्ट में यूज होगा। अभी मैं यहाँ पे बस बता के रख रहा हूँ कि ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे प्रैक्टिस, ये आपको आगे कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो अभी यहाँ पे हम जनरल में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू दी है 5, r की वैल्यू दी है 2, तो ऊपर देखो n की वैल्यू आपका फॉर्मूला लिख लो एज इट इज n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, n माइनस r एक ब्रैकेट में दिया है, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे ये 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर ये फैक्टोरियल लिखा है, ये ऐसे लिखा है, तो आपको ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर 5 एज इट इज लिखा, नीचे 2 एज इट इज लिखा, तो ये मुझे बता 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल बचेगा। तो मैं जो ऊपर 5 है उसको ऐसे लिखता हूँ 5 4 और 3 फैक्टोरियल, ये जहां जहां अभी ऊपर 3 है तो 3 फैक्टोरियल वाला नीचे एज इट इज रख देता हूँ, और 2 फैक्टोरियल है उसको मैं 2 into 1 लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 5 एज इट इज बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 का 2 बचेगा, 5 into 2 10 हो गया आपका। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पे वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल है, यहाँ पे आपको n और r की वैल्यू दी हुई है, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेना, और मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज्यादा अननेसेसरी बड़ा ना हो। ठीक है, क्योंकि नोट्स में मैंने उसको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आप जैसे ये क्वेश्चन ऊपर का मैंने आपको सॉल्व कर दिया, आप ये नीचे का क्वेश्चन एक बार खुद लिख के सॉल्व करके देख लेना, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप है यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब मैं समझने के लिए मैं ये अलग टाइप ले रहा हूं। ठीक है, अब इसमें फैक्टोरियल कहाँ पे है, यहाँ पे फैक्टोरियल है सबके डिवीजन में दिया हुआ है, तो देखो 1/8 फैक्टोरियल दिया हुआ है, प्लस 1/9 फैक्टोरियल दिया है, इज इक्वल टू y/10 फैक्टोरियल दिया है, और बोला है y फाइंड करो। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बड़े फैक्टोरियल जो छोटा है ना, मैं उसको एज इट इज रख रहा हूँ, ये 1/8 फैक्टोरियल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 1/9 फैक्टोरियल था, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 into 8 फैक्टोरियल, ऊपर y है एज इट इज रहा। देखो 10 फैक्टोरियल का मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल, तो देखो सब में 8 फैक्टोरियल कॉमन है, तो ये कट जाता है, सब में 8 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो आपका सिंपली क्या बचेगा, 1 plus 1/9 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y 10 into 9। अब ये पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ये 9 + 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे 9, तो इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10/9 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये 9 नीचे कट किया। ठीक है, मतलब एक स्टेप बढ़ा दिया, यहाँ पे 10/9 आ गया, और इधर y 10 into 9 है, तो 9 कैंसिल हो गया, इधर का 10 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 10 into 10 100 आ जाएगा, y की वैल्यू 100। और मैंने यहाँ पे एक सेम टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, और मैं फिर से बता रहा हूं कि फैक्टोरियल का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, तो फैक्टोरियल हमें लगता है किसके लिए, परमुटेशन के लिए लगता है, और हमें फैक्टोरियल लगता है कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, और फैक्टोरियल हमें इन जनरल जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वगैरह ऐसे पूछता है, तो वहां पे हमें फैक्टोरियल यूज होता है। तो आप ये समझ लेना, हम जो फैक्टोरियल का देखा है तो हमने मिनिमम बेसिक देखा है, जो हमें अगले टॉपिक में उसका यूज है, और अगले टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल को कैसे कर रहे हैं, रिवर्स में लिख रहे हैं जानबूझ के। अब आपको समझ में आ गया है कि मैं फैक्टोरियल को मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, रिवर्स में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रिवर्स में जब हम लिखते हैं तो हमें कैंसिल करने में आसानी होती है। ठीक है, अब हम परमुटेशन देखने वाले हैं आज से, फॉर्मूला बेस्ड, और हम इसमें टाइप वाइज देखने वाले हैं। आज हम 2-3 टाइप देखेंगे परमुटेशन के, और फिर हम बचे हुए टाइप कल देखेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर के पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो परमुटेशन का डेफिनेशन देखो। परमुटेशन का मेन डेफिनेशन क्या होता है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है, और डेफिनाइट ऑर्डर में है, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या तो कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे, आइटम्स होंगे, या कुछ होगा, टेकन सम
और ऑल एट ए टाइम, मतलब आपको बोला जाता है ना कि जनरली कि आप सारे के सारे नंबर यूज कर लो या कुछ नंबर यूज कर लो, ऐसे कंडीशन दी जाती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं परमुटेशन में क्या होता है। आपने यहाँ दो नंबर लिखे 1 और 2 और 21। मुझे बताओ, आप इसको है ना, जैसे पर्सन 1 है और पर्सन 2 है, ठीक है, पर्सन 1 है और पर्सन 2 है, एक दोनों के साथ यहाँ पे ये खड़े हैं, और ये और दूसरे फोटो में पर्सन 2 पहले खड़ा है और पर्सन 1 बाद में खड़ा है। तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये दोनों को अलग अलग अरेंजमेंट लेना पड़ता है हमें। तो परमुटेशन में इस वर्ड को आपको ज्यादा फोकस करना है। परमुटेशन में डेफिनाइट ऑर्डर कंसिडर की जाती है। ठीक है, अगर आपका येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर दिया गया आपको इस तरीके से, ऐसे लेफ्ट टू राइट दिया गया, और दूसरे में आपको ऐसे दिया है ग्रीन, रेड और येलो, ठीक है, लेफ्ट से ऐसे, तो ये दोनों में तो तीन ही कलर यूज हुए, तो दोनों ये सेम है क्या? नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या हुआ है, दोनों में ये कलर का पोजीशन चेंज हुआ है, तो ये दो अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे, फर्स्ट अरेंजमेंट या सेकंड अरेंजमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही चीज समझनी है कि परमुटेशन में आपको डेफिनाइट ऑर्डर फिक्स करनी पड़ती है। अब देखो किसी एक बंदे के पास है ना, एक पैंट है, एक शर्ट है, ठीक है, अब उसने पहले तो पैंट पैर में पहन ली और शर्ट ऊपर पहन लिया, तो ये एक अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, पैंट आपने पैरों में पहन ली और शर्ट आपने इस पे पहन लिया, समझो अपर बॉडी पे पहन लिया। लेकिन कोई कोई दूसरा बंदा है, जैसे कि आजकल आप बहुत सारे मतलब फैशन ट्रेंड देखते हो, बहुत सारे सेलिब्रिटी देखते हो, और दूसरे बंदे ने क्या कर लिया, पैंट है ना, पैंट अपने उसने अपर बॉडी पे पहन ली और जो शर्ट है वो लेग्स में पहन ली। तो मुझे बताओ, पैंट और शर्ट तो दोनों को दी थी, तो ये दोनों अरेंजमेंट सेम है क्या? नहीं है। तो परमुटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑर्डर, किस ऑर्डर में आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखो, हमने जो अभी तक टाइप देखे थे ऊपर, जो मतलब पहले वाले लेक्चर्स में कि मतलब रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अब उन्हीं टाइप को हम फॉर्मूला से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, परमुटेशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। देखो सारे ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहला थ्योरम देख रहे हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमें क्या दिया, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम। ठीक है, मतलब n ऑब्जेक्ट दिए, उसमें से आपको r को यूज करना है, और जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, r की वैल्यू होगी 0 से बड़ा और n से छोटा। और यहाँ पे मेन क्या है, नॉट रिपीटेड। तो देखो हमने जो नॉट रिपीटेड का कंसेप्ट पढ़ा है ना, हम उसको अब फॉर्मूला बेस्ड में यूज करने वाले। देखो प्रॉब्लम का आंसर सेम आने वाला है। हमने वो पहले विदाउट फॉर्मूला देखा था, लेकिन वो तब हम यूज कर सकते जब टाइप में मतलब छोटे लेवल का टाइप होता है, हम उसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां पे टाइप बड़ा आ जाता है, वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं नॉट रिपीटेड वाला टाइप। तो सारे ऑब्जेक्ट अलग है, और n ऑब्जेक्ट दिए गए, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट को यूज करना है या उनको अरेंज करना है। तो उसका क्या होगा, आपने देखा हुआ है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको n से लेके r तक के ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा। n-1, n-2, और ये जाएगा आपका n-r+1 तक जाएगा, और ये आपका प्रोबेबिलिटी का डिनोट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी का ये सिंबल है, प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या है, n ऊपर लिखा जाएगा, ऐसे p लिखा जाएगा और नीचे r लिखा जाएगा। तो n ऑब्जेक्ट है, इसमें से आप, सॉरी ये परम्यूटेशन है, n ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपने और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो n ऑब्जेक्ट, उसका परम्यूटेशन आपने r ऑब्जेक्ट के लिए लिया है, तो ये आपका सिंबल है। ठीक है, तो अभी हम इस तरीके से सिंबल यूज करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में देखना है हमें n क्या दिया है और r क्या दिया है, हर बार हमें यह देखना है। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, तो हम ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यूज नहीं करने वाले, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, हम इसको यूज नहीं करने वाले। तो ये जनरल इक्वेशन दिया है मैंने, हम इसका सिंपलर एक्सप्रेशन यूज करने वाले। ठीक है, तो हमें जो यूज करना है वो फॉर्मूला ये है, तो हमें परमुटेशन में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। तो हमें क्या दिया फॉर्मूला में, हमें फॉर्मूला में दिया है n pr, n ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपने r सिलेक्ट करे, तो परमुटेशन क्या बनेगा, तो परमुटेशन बनेगा, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, उसको डिवाइड करोगे, देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है n-r, जो है ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है n-r, आपका n-r एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और वो ब्रैकेट का नीचे फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यहां पे आप गलती मत कर देना, नहीं तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट लिखोगे नहीं और r का फैक्टोरियल ले लोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप मार्क करके रख देना, ये फॉर्मूला सबसे मेन है।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वो ऊपर जो डेफिनेशन दिया था उसको लिया है, ठीक है, ये वाला, और उसको क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया इस नंबर से। तो मैंने यह समझने के लिए यहाँ पे लिखा है, देखो इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को, और इससे डिनोमिनेटर मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करोगे, तो यहाँ पे करने के बाद ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, और ये फाइनल फॉर्मूला, हमें ये डेरिवेशन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हमें बस ये फॉर्मूला का यूज सीखना है, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये फॉर्मूला से हम कुछ जनरल जो चीजें हम उसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, अगर आर और एन दोनों सेम है, आपको बोला एन ऑब्जेक्ट दिया है और उसमें से आपने एन का एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो आर की वैल्यू क्या होगी, एन हो जाएगी। तो एन इज इक्वल टू आर दोगे, तो देखो एन इज इक्वल टू आर दोगे, उस फॉर्मूला में लिख रहा हूं मैं, एन पी एन लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पे एन पी आर था ना, तो ये आर सेम है एन की तरह, एन पी एन बनेगा, ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर था, तो आर की वैल्यू एन है, एन माइनस एन क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो फैक्टोरियल कितना था, वन था, तो देखो ऊपर एन आई एज इट इज रहा। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, जब आपको सारे के सारे सिलेक्ट करने को बोला जाएगा, या फिर ऑल आर टेकन, मतलब ऑल आर टेकन, मतलब आपकी तब वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू एन होगी। तो आपका जो परमुटेशन है, जो आपका परमुटेशन है उसकी डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कि आपको वो फिर वो हर फॉर्मूला में डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका एनपीआर क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। अब आपका आर का वैल्यू अगर जीरो दिया जाता है, मतलब आपको एन एटम दिए थे, उसमें से आपने जीरो एटम सिलेक्ट करे और बोला आपको परमुटेशन निकालो, तो देखो आपका क्या होगा, ऊपर एन आई हो जाएगा, नीचे एन माइनस जीरो हो जाएगा, तो ऊपर एन आई नीचे एन आई, ये कट जाएगा, नीचे बस वन बचेगा। तो जब आप कोई आइटम सिलेक्ट ही नहीं करोगे तो अरेंजमेंट कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। जब आप सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपकी अरेंजमेंट बनेगी, एन आई बनेगी। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट में डाल दिया बॉक्स में, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑल टेकन, ठीक है। यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू क्या है, एन है, यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो आपने क्या है, नन टेकन, मतलब किसी को भी नहीं लिया, तो आपका बस एक ही तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो आप अगर रिपीटेशन में लेते हो, अभी हमने पहला टाइप देखा था रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब अगर आप रिपीटेशन अलाउ करते हो तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है एन रेस टू आर, एन रेस टू आर। जैसे हमने उस दिन देखा था ना कि मतलब जब रिपीटेशन लेते हैं, चार ऑब्जेक्ट दिए, चारों का रिपीटेशन अलाउड है, हमारा ऐसे बनता था फोर फोर फोर, याद है, तो ये फोर रेस टू फोर बन जाता था। तो वही इक्वेशन है, हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, रिपीटेशन अलाउ किया तो एन रेस टू आर बन जाता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, आपको याद ये वाला एक रखना है, ठीक है, मैंने यहाँ स्टार कर दिया। तो आपको याद रखना है, जब आपको याद रहेगा तो आप इससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड का अलग फॉर्मूला है, रिपीटेशन अलाउड का अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप उसको मिक्स कर दोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। ये तो हमें इसमें जाना ही नहीं, हमें बस मैथमेटिकली सोचना है। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ वर्ड रोज, ROAC। पहला क्या दे रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरा केस दे रहा है रिपीटेशन अलाउड। देखो हमारे पास कितने अल्फाबेट है टोटल, हमारे पास टोटल अल्फाबेट है चार, रोज में ROSE, कितने अल्फाबेट है, चार है। तो हमारा एन का वैल्यू डायरेक्टली क्या बना, चार बना, और हमें क्या बोला है कि सबको सिलेक्ट करो, तो आर का भी वैल्यू क्या बन रहा है, हमारा चार बन रहा है, आर का भी वैल्यू क्या बन रहा है, चार बन रहा है। देखो उस दिन की तरह आप जो हमने पहला टाइप देखा ना, हम उसमें टेबल में भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको मालूम है आप टेबल में सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि आपका शायद वहां पे टाइम ज्यादा लग जाएगा। और मैंने आपको बोला है एन इज इक्वल टू आर होता है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, जब एन इज इक्वल टू आर होता है तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, सीधा एन फैक्टोरियल बन जाता है। अगर आप वो सीधा यूज करते तो आप इस स्टेप पे डायरेक्टली पहुंच जाते, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर बनाया ना ये टाइप, अगर ये आप डायरेक्टली यूज करते तो आप इस स्टेप पे नहीं, इस स्टेप पे पहुंच जाते। अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, एन पी आर, एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल आएगा, इनमें वैल्यू डालोगे, ये नीचे आएगा, ऊपर फोर फैक्टोरियल, नीचे फोर माइनस फोर फैक्टोरियल, ऊपर का एज इट इज रहेगा, नीचे जीरो फैक्टोरियल बना, जीरो का वन बना, ऊपर फोर फैक्टोरियल है तो फोर फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन 4 3 2 1, आपका आ जाएगा आंसर 24। तो देखो ये जो है ना, ये जो मैंने आपको तीन चीजें कराई है ना, ये तीन चीजें अगर डायरेक्ट याद रहती है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड का तो क्या है, आपको तो यहाँ पे बिना फॉर्मूला किए डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा।
क्योंकि इसका आंसर ही क्या है, n रेस टू r है। तो n का भी वैल्यू 4 है, r का भी वैल्यू 4 है, n रेस टू r क्या होगा, 4 रेस टू 4 होगा। 4 4 4 आपको 4 बार लिखना है, 16 16 256। तो देखो रिपीटेशन के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो रिपीटेशन वाला आप आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, नॉन रिपीटेशन नॉट रिपीटेड का आपको फॉर्मूला है, अगर वो भी अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप पुराने मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन जहां पे रिपीटेशन अलाउड है वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आएगा। अब देखो 3 डिजिट नंबर पूछा है, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटेड, मुझे नो मतलब ये क्या है, नो रिपीटेशन अलाउड वाला है, नो रिपीटेशन। ठीक है, देखो हमें यन क्या है, 1 से लेके 9 तक की डिजिट है, ये हो गया हमारा यन हो गया, और हमें आर बनाना है 3 डिजिट नंबर, तो हमें कितना सिलेक्ट करना है, 3 सिलेक्ट करना है। तो आप देखो आपका फॉर्मूला है एन पी आर एन फैक्टोरियल माइनस सॉरी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर, एक ब्रैकेट में है फैक्टोरियल, तो एन पी 3 हो गया, ऊपर एन, देखो मैं बस वैल्यू डाल रहा हूँ, एन का वैल्यू 9 है, आर का वैल्यू 3 है, फॉर्मूला में मैंने वैल्यू डाला, ऊपर 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 3 एक ब्रैकेट में, बाहर फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ, 9 8 7, नीचे का 6 है ना, तो मैं इसको 6 तक ला के लिख रहा हूँ, तो देखो ये कैंसिल होना है। या फिर आप एक चीज हमेशा याद में रखना, अगर आपका ऐसे दिया है ना फॉर्मूला एन पी 3 दिया है, तो आपको क्या करना है, बस 9 से चालू करना है और बस 3 नंबर लिखने हैं, 9 8 7, कितने नंबर हो गए, 3, क्योंकि ये बाकी आगे वाले क्या होने वाले, कैंसिल ही होने वाले। अगर आपका इतना प्रैक्टिस हो गया ना, देखो अगर आपका परमुटेशन का इतना प्रैक्टिस हो गया तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहां से, देखो अभी मैं ये जो लिख रहा हूं, मतलब यहां से मैं जो लिख रहा हूं, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपका जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा, आपको अगर यहाँ पे NP3 दिया है, तो देखो मतलब मुझे चालू कहां से करना है, 9 से करना है, और मुझे कितने नंबर लिखने हैं, केवल 3 नंबर लिखने हैं, तो 9 8 7 उल्टा, तो 3 ही नंबर लिखने हैं। देखो मेरा फाइनल आंसर में वही आ रहा है 987, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे 504 आएगा। अगर यही आपका ऐसे दिया जाता 10P4, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, 10 से करनी है, और आपको कहाँ कितने नंबर लिखने हैं, आपको 4 नंबर लिखने, ये नीचे वाला, तो मैंने 4 नंबर लिखे, आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उस दिन आप ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको डायरेक्टली ये स्टेप लिखोगे एग्जाम में और डायरेक्ट आपका ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका लिटरली ये समझ लो कि आपका यहाँ पे अगर आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने में 2.5 से 3 मिनट लग रहा है, तो शायद ऐसा हो जाएगा कि आप मतलब उस प्रॉब्लम को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो मैथ में शॉर्टकट वही बना सकता है जिसका बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो डायरेक्ट शॉर्टकट से पढ़ेगा वो सिंपली एग्जाम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको एग्जाम में क्यों यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, उसको एग्जैक्टली नहीं पता होगा। ठीक है, अब देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिजिट नंबर है, आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि रिपीटेशन, सॉरी ये रिपीटेशन, नो डिजिट इज रिपीट, नो रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो आपका एन का वैल्यू बनेगा आपका 0 से लेकर 9 तक 10 बनेगा, आर का वैल्यू कितना बनेगा, 4 बनेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आप डायरेक्टली क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है, यहाँ हमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट लेनी पड़ रही है, तो आप इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और ये आपका है टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम 1000 की प्लेस में 0 ले रहे हैं और कोई भी डिजिट ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1000 की प्लेस में अगर मैं 0 ले लेता हूं, यहां मैंने 0 ले लिया, तो मेरा ये नंबर क्या बनेगा, केवल 3 डिजिट नंबर बनेगा, तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार कर देना, ऐसा क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वही पुराने मेथड पे जाना पड़ेगा जो हमने टेबल फॉर्म में देखी थी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला हूं, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि ये क्वेश्चन मैं इस फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आता, फॉर्मूला से आपका आंसर डायरेक्टली गलत होगा, क्योंकि 1000 की प्लेस कौन ले सकता है, 0 नहीं ले सकता है, 1 से लेके 9 तक ही लेंगे, तो 1000 की प्लेस 9 डिजिट ले सकते हैं। अब देखो आपके पास टोटल 10 डिजिट थी, उसमें से आपने एक डिजिट 1000 के प्लेस को दे दी, आपके पास अब डिजिट कितनी बची है, आपके पास डिजिट बची है, देखो 0 से 9 तक था तो उसमें एक डिजिट आपने यूज कर लिए, तो आपके पास 9 डिजिट ही बची है रिमेनिंग, तो आप 9 डिजिट यूज कर सकते हो 100 की प्लेस में। अब एक डिजिट यहाँ यूज हो गई, एक डिजिट यहाँ यूज हो गई, तो आपके पास बची कितनी, 8 डिजिट बची, तो आपने 8 तरीके से टेंस प्लेस को यूज कर सकते हो। अब और एक डिजिट यहाँ पे खर्च हो गई, तो यूनिट प्लेस के लिए आपके पास बची कितनी, 7, तो ये आपका आएगा 7।
तो ये 9987, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे आपका आएगा फाइनली 4536। तो आप ये समझ लेना, ये जो क्वेश्चन है इसको स्टार कर देना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा। देखो जहां पे भी आपको जीरो अलाउ कर रहा है ना यूज करने के लिए, वहां पे ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जीरो का जो केस होता है वो स्पेशल केस होता है, उसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तो 3 लेटर वर्ड है, नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड नंबर। तो देखो आपका आर का वैल्यू क्या है, 3 लेटर वर्ड मतलब 3 है, आर का वैल्यू 3 है। यहाँ पे आपको आर और एन को देखना पड़ेगा कौन सा है, जो छोटा होगा वो आपका आर होगा, जो बड़ा होगा वो एन होगा। ठीक है, अब देखो एन कौन है, वर्ड नंबर में कितने वर्ड अल्फाबेट दिए, 6 अल्फाबेट दिए। पहले तो आप ये देख लेना हमेशा कि इसमें अलग अलग दिया है कि नहीं, एन यू एम बी ई आर ये सारे अलग है, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये देखना है आपको, ये रिपीटेशन पूछा दिया है वो अल्फाबेट्स में नहीं दिया है तो आपको देखना है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपका फॉर्मूला सिंपली एन पी आर। ठीक है, एन की वैल्यू आपकी 6 दी है, आर की 3 दी है, तो नीचे 6 - 3। तो ये देखो मैं सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कैलकुलेशन आप देख लेना। अब मैं उसी केस को एक एडिशनल केस के हिसाब से ले रहा हूँ, रिपीटेशन अलाउ किया तो एन रेस टू आर, तो एन का 6 है, आर का 3 है, तो 6 आएगा आपका 3 टाइम, तो ये 216। तो ये आप कैलकुलेशन देख लेना क्योंकि ये फॉर्मूला अब रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो आपको बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन फ्रॉम ग्रुप ऑफ 12 पर्सन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। इसका मतलब क्या है, नो रिपीटेशन। ठीक है, एन की वैल्यू 12 है, आपको एक चेयरमैन लेना है, एक वाइस चेयरमैन लेना है, तो आर कितना बनेगा, 2 बनेगा, चेयरमैन प्लस वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन 2 बना। तो सिंपली आपका बनेगा, आपका एनपीआर का फॉर्मूला आपने लिखा है यहाँ पे, एन की वैल्यू 12 है, पी आर की वैल्यू 2 है, तो 12p2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 ऊपर लिखा है, नीचे 12 - 2 लिखा है, 12 फैक्टोरियल नीचे 10 फैक्टोरियल, तो 12 को इसलिए 12 11 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 12 × 11। ठीक है, और या फिर मैंने आपको डायरेक्टली बोला है, अगर ऊपर 12 दिया है नीचे 2 दिया है, तो आपको क्या करना है, 12 से चालू करना है उल्टा, और कितने नंबर लेने हैं, केवल 2, 12 और 11, 2 नंबर हो गए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट तभी आता है जब आपका बेसिक अच्छा होगा। ठीक है, बेसिक अच्छा नहीं होगा तो आप शॉर्टकट लगाओगे, तब आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आपको बोल रहा है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज वी चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड। मतलब क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, टोटल पर्सन 8 है, 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। 8 में से 2 कैसे सिलेक्ट करोगे, मैंने अभी आपको बोला 8p2 है, 8 में से 2 कैसे सिलेक्ट करोगे, 8 से उल्टा चालू करना है, 2 ही नंबर लिखने, 8 और 7, 2 नंबर हो गए आपके, तो आपका डायरेक्ट आ गया 56। ठीक है, और आप यहाँ पे फॉर्मूला भी डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट है, आपको क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, और एग्जैक्टली एक बार ही लेना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये देखूंगा इसमें सब अलग अलग है क्या, तो ये देखो ये सारे के सारे अलग अलग है, तो मेरे इक्वेशन में अल्फाबेट कितने हैं, 8 अल्फाबेट है, और यहाँ पे क्या बोला है, एग्जैक्टली हर लेटर को लेना है वंस, मतलब आपको क्या करना है, सारे के सारे लेटर सिलेक्ट करने हैं, तो आपका आर का वैल्यू भी क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, जब आपका आर इज इक्वल टू एन आता है, तो आपका एन पी आर कितना आता है, डायरेक्टली एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल मतलब क्या करना है, 8 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना है सबको। ठीक है, 8 से लेके 1 तक सबको मल्टीप्लाई करना है। या फिर आप ऐसे समझ लो, आपका 8p8 आ गया, तो आपको 8 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 8 से आपको उल्टा 8 नंबर लिखने पड़ेंगे, तो 8 7, देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, यह आ गया आपका 40320। या फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिख के भी वो सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, देखो अब आपको पूछा जा रहा है कि ये शायद बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं बड़ा ठीक है कोई नहीं, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग डिजिट 1 2 4 5 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो ये स्पेसिफिक कंडीशन है इवन, जब स्पेसिफिक कंडीशन दिया जाता है तो प्रॉब्लम का टाइप स्पेशल बन जाता है, तो ऐसे टाइप को आप स्पेशल बना दे, मतलब स्टार कर देना, क्योंकि क्या होगा कि आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि मैंने एन लिखा है 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4
6 7, यहाँ 5 दिया नहीं, ठीक है। तो टोटल हमें डिजिट कितनी दी है, 6 डिजिट दी है, तो n की वैल्यू 6 है। अब आपको पहले तो इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस कौन कौन ले सकता है, यूनिट प्लेस में या तो 2 4 या 6 आएगा। तो कितने तरीके से भर सकते हो आप उसको, 3 तरीके से भर सकते हो, ठीक है। तो एक प्लेस है उसको आप 3 तरीके से भरोगे। तो इवन प्लेस के केस में, इवन इवन प्लेस के केस में क्या है कि 3 नंबर है आपके पास, उसमें से आपको एक भरना है। तो ये इवन के लिए आपका परमुटेशन क्या बनेगा, 3p1 बनेगा, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या बचा, 2 प्लेस बचे। देखो आपको टोटल 6 नंबर दिए थे, 6 में से आपने एक नंबर यूज कर लिया यूनिट प्लेस को भरने के लिए। अब बचे हुए 2 प्लेस कितने में से भरने हैं, 5 डिजिट में से भरने हैं। तो ये इस यहाँ पे n बन जाएगा आपका 5 और इसके लिए बन जाएगा आपका R2 बन जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है ना कि आपको ये 2 चीजें करनी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है। तो पहला परमुटेशन इवन नंबर का आएगा 3p1 आएगा, और दूसरे बचे हुए प्लेसेस का आएगा 5p2 आएगा। तो आप देखो 3p1 को कैसे लिख सकते हो, 3 को एक बार लिखोगे क्योंकि एक ही डिजिट लेनी है। 5 को कैसे लिखोगे, 5 और 5 से चालू करके 2 डिजिट 5 4, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया 5 3 5 4, आपका आ जाएगा 60। या फिर मैंने यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला में भी यहाँ पे लिखा है, तो आपका आ गया आंसर 60, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये कैलकुलेशन देख लेना। यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये 2 अलग अलग तरीके से मेरे को बनाना पड़ रहा है। आप डायरेक्टली इसको नहीं बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस का अलग कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम डायरेक्ट दे रहा है कि अलग कंडीशन से दे रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज ये भी है कि आपने यूपीएससी का देखा होगा कि यूपीएससी ने हाई कोर्ट में क्या दिया है, यूपीएससी ये बोल रहा है कि जो इस बार क्वेश्चन थे वो 10th लेवल के ही थे, और 10th लेवल का बेसिक नॉलेज यूज करके बंदा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और वो बोलता है कि कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं था। इसके ऊपर मैं अलग से लगा तो एक वीडियो बना दूंगा जो यूपीएससी ने कहा है। तो यूपीएससी कह रहा था कि कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब इनको 10 तक के नॉलेज पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो परमुटेशन का लॉजिक ही आपका चालू होता है 11th क्लास में। आप कितना भी बोल लो कि आप 10th के लेवल पे सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आप कोई बंदा प्रूव कर देगा कि नहीं नहीं ये 10th के लेवल पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ यार, लेकिन जिसको लॉजिक ही नहीं पता होगा वो कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यूपीएससी कुछ जगह पे सीधा सीधा झूठ बोल दिया है कोर्ट में। तो आप ये समझ लेना कि यूपीएससी अगले साल कोई पैटर्न चेंज नहीं करने वाला है। यूपीएससी इसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर भी। सीसैट में कोई गारंटी नहीं रहने वाली है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सीसैट के लिए आप मैथ प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो कंपलसरी 27 क्वेश्चन 35 मिनट में करने की आदत लगा लो, और मैथ के कम से कम आप 35 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपके बचे हुए 80 मिनट्स में। देखो अभी तो क्लियर ये हो चुका है, यूपीएससी स्टैंड ले चुका है। यूपीएससी उसका स्टैंड कुछ छोड़ने वाला नहीं है। अभी हम आखिरी क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद लगा तो कुछ बात कर लेंगे। देखो अभी आपको बोला है फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, नो रिपीटेड, हाउ मेनी आर इवन। आपको इवन पूछा है। देखो पहला चीज तो ये है कि आपका n का वैल्यू 5 हो गया, 4 डिजिट बनाना है, वही ऊपर वाला केस हो गया। तो आखिरी डिजिट क्या होनी, इवन होनी, और 2 या 4 ले सकते हैं, 2 वेज में बनेगा वो, ठीक है। मतलब उसमें से एक प्लेस फिल करनी है, मतलब ये आएगा आपका 2p1 आएगा। आपको बचे हुए 3 प्लेसेस 4 डिजिट में से भरने हैं, तो ये आपका आएगा 4p3 आएगा। तो आप खुद देख लेना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ये 2p1 है, इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं एक बार लिखूंगा क्योंकि ये 1 तक लेना है, और ये 4 से मुझे चालू करना है। कितने डिजिट लिखने हैं, 3 डिजिट लिखने हैं। तो ये आपका हो गया 12 24 48। तो आप चाहिए तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बेस्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अभी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारा चैनल है, तो पहला चीज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो चैनल का नेम है अभी से एक्यूरेसी IAS है। क्योंकि देखो ये एग्जाम ही एक्यूरेसी का है, जिसका ज्यादा क्वेश्चन एक्यूरेट आएगा वो सिलेक्ट होगा, जिसका कम क्वेश्चन एक्यूरेट आएगा वो बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारा जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है हमें उसको मिनिमाइज करना है, और जो हमारा करेक्ट क्वेश्चन है उसको रेज करना है। उसके लिए हमें अपने फोकस करना है एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम आज चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसका जो बाकी चीजें भी चेंज कर दूंगा। देखो चैनल का कंटेंट सेम रहने वाला है, बस चैनल का नेम चेंज हुआ है। और टेलीग्राम चैनल का भी मैंने नेम चेंज किया, तो उसमें भी कंटेंट सेम रहने वाला है, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है।
पढ़ाने में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, नोट्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, बाकी एज इट इज सब सेम है। बस मैं ये नाम सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि इसका मीनिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि यूपीएससी का स्टैंड क्या है सीसेट के रिगार्डिंग। यूपीएससी बोला है कि हमने 10 तक का ही पेपर सेट किया है, हमने कोई बाहर का सिलेबस नहीं, सिलेबस से क्वेश्चन नहीं डाला है, ठीक है। तो लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूँ, यूपीएससी यहाँ पे झूठ बोल रहा है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा है कि टाइम कंज्यूमिंग है और वो आपके 10 तक के नॉलेज पे वो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है। आपको उसमें उसके लिए थोड़ा बहुत 11वीं 12वीं का या थोड़ा बहुत एडिशनल नॉलेज लगता है, ठीक है। अभी जैसे मुझे बताओ, अभी मैं आपको परमुटेशन पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पढ़ाने के बाद जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो तो आपका क्वेश्चन शायद इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ा ही रहा हूँ 11th से, आप समझ रहे हो। अगर मैं 11th के एनसीईआरटी से परमुटेशन आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने के बाद वो जो मतलब शॉर्टकट बन रहा है या जो मैं बना रहा हूँ या जो मतलब मेरे को मिल रहा है पढ़ाते वक्त, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप खुद इमेजिन कर लो, जो बंदा 11 12 का प्रिपरेशन किया होगा या मैथ का, तो उसके लिए तो आपसे आपके कंपेरेटिव उसको टाइम कम लगना है। तो आप भले बोल दो कि ये 10th लेवल का है, लेकिन जिसने 11 12 का मैथ अच्छा है तो उसको टाइम कम लगेगा और आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपका ज्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम से बाहर हो जाओ, ठीक है। मतलब आपका सीधा सीधा है कि आप एग्जाम का क्लियर भी नहीं होगा, आपको कट ऑफ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो भी स्टूडेंट है जिनका मैथ वीक है तो वो एग्जाम से सीधे सीधे बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी पेपर ही इस तरीके से सेट कर रहा है कि जिसका मैथ वीक है वो क्वालिफाई तक ना कर पाए, ठीक है, या फिर वो 10th लेवल तक का मैथ भी नहीं डाल रहा है। और दूसरा आप ये भी देख लेना, जो क्वेश्चन भी डालता है जैसे डिविजिबिलिटी के ऊपर या जो भी रिमाइंडर या जो भी बाकी टाइप के क्वेश्चन वो डालता है, इवन नंबर सिस्टम के ऊपर, वो भी क्वेश्चन इस तरीके के डालता है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है और वो भी ट्रिक बेस्ड है। आपको समझ में आ रहा है ट्रिक बेस्ड मतलब क्या है? अगर आपको ट्रिक मालूम है या आपने मैथ बहुत इन डेप्थ प्रिपेयर किया है, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वहां पे आप बैठे बैठे डायरेक्टली आप आपका कॉमन सेंस लगाओगे, आपको शायद आंसर नहीं आएगा। तो यूपीएससी मैथ का लगभग 40 क्वेश्चन डाल रहा है, वो 40 में से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रिक बेस्ड है। आप विदाउट ट्रिक उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, विदाउट प्रैक्टिस आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो वो अभी जो भी बोल रहा है मतलब कि अब 10 तक के है, बेसिक नॉलेज पे है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, ये एफिडेविट यूपीएससी ने अभी दिया है, ठीक है। कोर्ट में दिया या कैट में दिया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दिया है उन्होंने और उसका डॉक्यूमेंट भी मैंने ग्रुप में डाला है। तो आप ये समझ लेना वो क्लियरली झूठ बोल रहा है, ठीक है। और उसका झूठ बोलना इसलिए भी जायज है क्योंकि उसके पास है ना अपना डिफेंस करने के लिए क्या है कि ये मतलब हमारा पॉलिसी मैटर है, इसमें हाई कोर्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, वो ओल्ड केसेस का रेफरेंस दे रहा है। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी हमेशा ना हमेशा गलत चीजों से अपने आप को डिफेंड करता है। अब मुझे एक चीज बता देना, जो यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, अब मुझे बताओ, अगर यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये जीएस में 100 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और उसमें से एक क्वेश्चन ये रॉन्ग सेट कर रहे हैं या वन क्वेश्चन को ये डिलीट कर रहे हैं, तो इनका एक्यूरेसी 99% है, तो प्रीलिम में इनका पर एरर है 1% का। अब मुझे बताओ, इनके एरर की वजह से जिस बच्चे का एग्जाम में उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट हुआ होगा 1 मिनट या 2 मिनट का, तो वो बंदा क्यों नहीं बाहर गिरेगा एग्जाम से? देखो एग्जाम में 120 मिनट ही है और 120 मिनट में अगर 1% एरर आप डाल रहे हो तो कुछ स्टूडेंट को उसका लॉस होगा, जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनको उसका लॉस हो गया, जिन्होंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया उनका वहां टाइम वेस्ट हुआ होगा, उनको भी लॉस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यही है ना कि आप स्टूडेंट का लॉस कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी कम है, आप एरर कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और अगर प्री में अगर आपका 1% एरर है तो आप मेंस में तो एरर मतलब मेंस में तो आप एरर तो एक्सपेक्ट ही मत करो, क्योंकि मेंस में क्या है, एग्जाम सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में तो अभी ये तो ऑब्जेक्टिव में 1% एरर है, तो लिटरली मैं बताता हूँ मेंस में कम से कम ये 10% का एरर कर रहे हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम, क्योंकि मेंस में सब्जेक्टिविटी है। तो मैं लिटरली ये बोल रहा हूँ कि यूपीएससी अपना जो गलती है या यूपीएससी अपना जो लूप होल है या जो उसका फेल्यूर है, वो केवल और केवल वो जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिले या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली है उसका मिस यूज करके वो छुपा रहा है, ठीक है। तो मैं तो लिटरली ये बोल रहा हूँ कि जो भी एग्जाम हो रहा है, जैसे प्रीलिम हो मेंस हो, तो उसका जो आंसर की है ना, आंसर की वो इमीडिएटली यूपीएससी को दे देना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो मेंस है, इवन मेंस का भी मार्कशीट और मेंस का भी आंसर शीट जो चेक हुआ है वो उसी वक्त पब्लिक को पब्लिक डोमेन में आना चाहिए सबका। यहाँ तो ऐसा हो जाता है फाइनल रिजल्ट लग जाता है तब भी आपको मेंस के आंसर शीट किसी के देखने को मिलते नहीं है। तो यहाँ पे क्यों एरर नहीं हुआ होगा? यहाँ पे तो सब्जेक्टिविटी है, ये वो तो अपने मन से करेंगे, ठीक है।
इवन देखो आज तो हालत ऐसी है कि हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे। इवन जो इंटरव्यू यूपीएससी ले रहा है ना, वो यूपीएससी के इंटरव्यू तक उनको जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वो भी यूट्यूब पे डालने चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि वो कितना ट्रांसपेरेंट वे में काम कर रहे हैं। देखो एक सीधी सीधी बात है कि अभी आप जो देखते हो ना, कोई भी आईएएस है, आईपीएस है, या कोई भी सर्विस है, एक पॉइंट के बाद इन ये करप्शन में क्यों फंस रहे या ये करप्शन क्यों कर रहे? क्योंकि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जो उनका सिलेक्शन हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें एरर है, उसमें एरर है, उसमें मतलब कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो उस बॉडी पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो इनके ऊपर क्यों अकाउंटेबिलिटी होगी? आप ये भी समझो कि ये सारी जो चीजें है ना, ये भले आपको लग सकता है यूपीएससी के पास पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और जो एस्पिरेंट है उनको भी इसमें मतलब है ना कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि आप यूपीएससी जो एरर कर रही है उसके रिगार्डिंग आपको खुद भी अवेयर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि अभी आप अगर सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर सीसेट आसान आएगा, तो ये आपका मतलब सोचने का तरीका गलत है। उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है और हमने 10th लेवल तक का ही एग्जाम डाला है। ठीक है, और उनका डिफेंस ये है कि केवल 16 लोगों ने पिटीशन डाला है, तो 16 लोग मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये 16 लोगों को कोई प्रॉब्लम है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी एस्पिरेंट गलती कर देते हैं, जिनका एक्चुअली सीसेट की वजह से लॉस हुआ है ना, इन सबको भी वो पिटीशन में अपना नाम देना चाहिए था, जिन्होंने सीसेट की वजह से अटेम्प्ट खोया। तो अगर आप सब लोग भी वो पिटीशन में डाल देते तो शायद आपकी वजह से वो नंबर बढ़ जाता और शायद वहां पे यूपीएससी का डिफेंस नहीं चलता। तो आप ये समझ लेना, नेक्स्ट ईयर का सीसेट है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा। तो मैं तो लिटरली है बोल रहा हूँ, जिसका मैथ काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, जो काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करेगा, वो सीसेट निकाल पाएगा। बाकी जो इस साल की तरह ही अगले साल अटेम्प्ट में जाएंगे तो वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो मेरा कहना यही है, अभी से आप इसको डेली थोड़ा थोड़ा देखो, क्योंकि मैथ सडनली एक पॉइंट पे नहीं बनता है। तो आज की वीडियो में यहीं रोकता हूँ। ठीक है, और अभी जो चैनल का नाम है वो एक्यूरेसी आईएएस है, तो मैं यूट्यूब पे भी अपडेट कर दूंगा आज या कल में, और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आपने अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सेम पीडीएफ नोट्स वहां पे रहेगा, अगर नोट्स में आपको कहीं पे कोई इशू लगता है तो आप मुझे मैसेज डाल देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आई।